एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास ऑफ साइंस और हम कर रहे थे चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी और एवोल्यूशन में हमने इतनी बात समझ ली थी कि दो छोटे टर्म्स जो हमने न्यू डिस्क्राइब की थी वो थी जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं एवोल्यूशन के अंदर। आज इसी प्रोसेस को, इन्हीं जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन को थोड़ा और डिफरेंट तरीके से समझेंगे और हम अपने टॉपिक को नाम देंगे स्पीसिएशन। स्पीसिएशन मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज कैसे बनती हैं, राइट। अब हमने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों ही पॉपुलेशंस को डिफर करने में हेल्प कर रहे हैं। ये दोनों ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि स्पीसिएशन में हेल्प कर रहे हैं। बट हम अपने एग्जाम्पल, जो कि हमने बीटल्स वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, उसी को आज दोबारा से डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये छोटे छोटे चेंजेस जो पॉपुलेशंस के अंदर आए उनसे एकदम नई स्पीशीज कैसे बन जाती है। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, वो है जियोग्राफिकल आइसोलेशन का, राइट। तो पहले देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन सा है और किस तरह से जो है हम इस एग्जाम्पल को यूज करके, बीटल्स के एग्जाम्पल को यूज करके जियोग्राफिकल आइसोलेशन, एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन, एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिससे स्पीसिएशन होती है, उसे समझेंगे। तो चलिए, वी हैव सीन सो फार इज माइक्रो एवोल्यूशन। अब माइक्रो एवोल्यूशन क्यों कहा इसे? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीशीज में छोटे छोटे चेंजेस आने लग गए, राइट। आपको याद है बीटल्स में कलर ऑफ द बीटल्स, राइट। रेड बीटल्स के बीच में ग्रीन बीटल आ गई, जिससे नेचुरल सिलेक्शन ने फेवर किया और ग्रीन बीटल्स जो हैं वो फ्लरिश होनी शुरू हुई। हमने 3 डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी थी, राइट। तो सिंपल यहाँ पर चेंज हो रही हैं। माइक्रो एवोल्यूशन इसलिए कहा गया क्योंकि सिंपल चेंजेस आ रहे हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ particular species are changing, so it is termed as micro evolution, राइट। अब हम ये देखेंगे कि जब छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर माइक्रो एवोल्यूशन हो रही है सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, सो व्हाट लीड्स टू द डिफरेंट एवोल्यूशन ऑफ एन एंटायरली न्यू स्पीशीज, वो कैसे होगा। अब उसके लिए यहाँ पर आपकी बुक में सेम एग्जाम्पल दे रखा है बीटल वाला, उसे थोड़ा डिस्कस करेंगे। कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ द बुशेस द बीटल्स फीड ऑन आर स्प्रेड ओवर अ माउंटेन रेंज। जिन बुशेस पर बीटल फीड कर रहे थे वो एक लंबे माउंटेन रेंज पर स्प्रेड है, राइट। तो ऑब्वियसली बीटल्स का नंबर भी ज्यादा होगा, उनके पास जो है ज्यादा फीडिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, ज्यादा बुशेस हैं। द बीटल पॉपुलेशन बिकम्स वेरी लार्ज एज अ रिजल्ट, बट इंडिविजुअल बीटल्स फीड मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाय बुशेस। आसपास की बुशेस पर ही जो है बीटल्स फीड करेंगी और उसी कम्युनिटी में ही वो मेट भी करेंगे, रिप्रोड्यूस भी करेंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या है, दे डू नॉट ट्रेवल सो फार, सो इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स देयर विल बी सब पॉपुलेशंस इन नेबरहुड्स। अब इसका क्या मतलब है, सब पॉपुलेशंस इन नेबरहुड, यानी कि सपोज कुछ बीटल है वो अपने आसपास की झाड़ियों में ही फीड कर रही हैं, वहीं पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। थोड़ा आगे चले जाएंगे तो उन बुशेस पर कुछ और एक सब पॉपुलेशन है वो फीड कर रही है, वहां वो सर्वाइव कर रही है। तो इसका मतलब नेबरहुड में ही छोटी छोटी सब पॉपुलेशंस बन गई हैं। सिंस मेल एंड फीमेल बीटल्स हैव टू मेट फॉर रिप्रोडक्शन टू हैपन, मोस्ट रिप्रोडक्शन विल बी विद इन दीज सब पॉपुलेशंस। जैसा मैंने कहा, उसी सब पॉपुलेशन के बीच में ही क्या होगा, मेटिंग होगी। Of course, an occasional adventurous beetle might go from one site to the another, और a beetle is picked up by a crow। एक कोई ऐसा ओकेजन हो सकता है कि कुछ बीटल जो हैं वो किसी और सब पॉपुलेशन में चले गए ट्रैवल करके, या फिर क्रो ने बीटल को पिक किया और वो एक्सीडेंटली ड्रॉप हो गई किसी और सब पॉपुलेशन में। तो द माइग्रेंट बीटल विल रिप्रोड्यूस विद द लोकल पॉपुलेशन। समझ आया? अब तक वो एक ही पॉपुलेशन में रिप्रोड्यूस कर रहा था, बट इवेंचुअली या एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ बीटल्स जो हैं वो किसी और सब पॉपुलेशन में ड्रॉप कर दी जाए बाय अ क्रो, और वहां पर अब वो लोकल पॉपुलेशन, जो लोकल सब पॉपुलेशन थी दूसरी, उसी के साथ जो है ब्रीड करना शुरू करेंगे। दिस विल रिजल्ट इन द जीन्स ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंटरिंग अ न्यू पॉपुलेशन, एंड दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो, ये जो इस तरह का जीन फ्लो है, इट इज बाउंड to happen between populations that are partly but not completely separated। ध्यान से समझिए यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि एक जो बीटल पॉपुलेशन है वो एक लंबे बुश, जो पूरे बुशेस लगे हुए हैं माउंटेन रेंज पर, वहां सर्वाइव कर रहे हैं। अब कोई भी बीटल पॉपुलेशन जो होगी वो अपने आसपास की बुशेस खाएगी, तो
तो छोटी छोटी सब पॉपुलेशंस बन जाएंगे इस पूरे बुश पर जो कि लंबे माउंटेन रेंज पर है। एक्सीडेंटली कोई या कुछ बीटल्स जो हैं एक दूसरी सब पॉपुलेशन में जाए, एक्सीडेंटली ड्रॉप हो गए, अब वहां पर फीड करेंगे और वहीं पर ही मेट करेंगे उस लोकल सब पॉपुलेशन से। और इस तरह से क्या हुआ, एक जीन फ्लो हो गया, क्योंकि जो माइग्रेंट बीटल है उसके जीन्स जो हैं वो मेट करेंगे विद दैट लोकल सब पॉपुलेशन, राइट। इफ हाउएवर बिटवीन टू सच सब पॉपुलेशंस अ लार्ज रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, फिर और एक और एग्जांपल ले लिया, समझ लो कुछ बुशेस जो है उनके बीच में एक रिवर आ गई, अब वो जो माइग्रेंट बीटल है वो दूसरी जगह चला गया, तो वो एंटायरली सेपरेट हो जाएगा अपनी ओरिजिनल सब पॉपुलेशन से। फिर से देखिए, if however between two such subpopulations a large river comes into existence, the two populations will be further isolated, एक दूसरे से और दूर हो जाएंगे। The levels of gene flow between them will decrease even further, तो जीन फ्लो जो है वो और रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अब जो बिल्कुल एक तरफ है रिवर के पॉपुलेशन, वो रिवर की दूसरी तरफ की पॉपुलेशन के साथ मेट नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो जीन फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, राइट। So over generations genetic drift will accumulate different changes in each subpopulation. रिवर के एक तरफ की पॉपुलेशन अलग तरह से जेनेटिकली ड्रिफ्ट करेगी और दूसरी तरफ की जो है वो अलग तरह से छोटे छोटे चेंजेस जिनको हमने माइक्रो एवोल्यूशन कहा वो होंगे वहां पर। सो ऑल्सो नेचुरल सिलेक्शन में ऑल्सो ऑपरेट डिफरेंटली इन दीज डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। अब यहाँ से वो क्या कहना चाहता है, रिवर है बीच में, एक तरफ एक बुश पॉपुलेशन है, दो बुशेस हैं जिनके ऊपर बीटल पॉपुलेशन है, एक तरफ दूसरा बुशेस हैं जिनके ऊपर एक अलग सब पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स है। अब अगर हम नेचुरल सिलेक्शन जैसी फोर्सेस की बात करें तो वो भी दोनों सब पॉपुलेशंस में बहुत ही डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करेंगे। वो कैसे ऑपरेट करेंगे, मान लीजिए एक सब पॉपुलेशन में क्या हुआ, यहाँ पर जो है क्रोज का नंबर कम हो गया ओइंग टू ईगल्स, तो यहाँ पर ग्रीन पॉपुलेशन जो आई थी वो उसको सर्वाइवल के कुछ खास चांसेस नहीं होंगे, रेड भी उतना ही अच्छे से फ्लरिश करेगी क्योंकि क्रोज उन पर फीड नहीं कर रहे, क्लियर। बट ऑन द कॉन्ट्री दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन है बुशेस की, वहां पर हो सकता है क्रोज अभी भी रेड पर फीड कर रहे हैं और वहां पर ग्रीननेस यानी कि ग्रीन कलर ऑफ बीटल्स जो है वो नेचुरली सिलेक्ट हो रहा है, फेवर कर रहा है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, बुशेस जो एक लंबे माउंटेन रेंज पर थी, हर बुश के ऊपर एक फिक्स नंबर ऑफ बीटल्स जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो ऐसे ही उस लंबे जो बुश जो कि माउंटेन रेंज पर है छोटी छोटी सब पॉपुलेशंस बन गई। अब अगर वहां पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आ जाती है, बीच में रिवर आ जाती है कुछ, तो दोनों सब पॉपुलेशंस के बीच में जीन फ्लो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन जैसी फोर्सेस जो हैं वो दोनों सब पॉपुलेशंस पर बहुत डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। और वो डिफरेंट कैसे, अभी मैंने आपको समझाया, अब यहाँ रीड भी कर लेते हैं। So natural selection may also operate differently in these different geographic isolations. For example, in the territory of one subpopulation, crows are eliminated by eagles, but this does not happen for the other subpopulation, where crow numbers are very high. So as a result, the green variation will not be selected at the first sight, while it might be selected at the second. Together, the processes of genetic drift, natural selection will result in these two isolated subpopulations of beetles becoming more and more different from each other. Eventually, एक subpopulation के members would be entirely different from the members of other subpopulation and they would be incapable of reproducing with each other even if they happen to meet. तो ओवर जनरेशंस क्या होगा, एक सब पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो दूसरी सब पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ मेट नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इस तरह से बन गई दो डिफरेंट स्पीशीज, क्योंकि स्पीशीज हम उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन मेट ओनली विद इन द सेम स्पीशीज, किसी और स्पीशीज के साथ मेटिंग या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे,
क्लियर? सो देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस कैन हैपन, क्योंकि इवेंचुअली जो है हमने देखा था डीएनए के अंदर जो चेंजेस इनकॉर्पोरेट होंगे वो जाएंगे अगली जनरेशन के अंदर। तो इस तरह से डीएनए के अंदर चेंजेस आते जाएंगे और वो क्रोमोसोम जो है उनके अंदर जीन्स में चेंज आएगा जीन फ्लो की वजह से, और जर्म सेल्स ऑफ द टू ग्रुप्स कैन नॉट फ्यूज विद ईच अदर। एक पॉपुलेशन के जर्म सेल्स दूसरी पॉपुलेशन के जर्म सेल्स के साथ फ्यूज नहीं कर पाएंगे। और अ न्यू वेरिएशन इमर्जेस इन विच ग्रीन फीमेल्स विल नॉट मेट विद रेड मेल्स। ऐसा भी हो सकता है कि इवेंचुअली इतनी जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन के बाद ग्रीन जो फीमेल्स हैं वो रेड मेल्स के साथ जो है वो मेट ही नहीं करेंगी, रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। नाउ this allows a very strong natural selection for greenness. Now if such a green female beetle meets a red male from the other group, her behavior will ensure that there is no reproduction between them. Effectively, a new species is being generated. तो पहले हमने पढ़ा था माइक्रो एवोल्यूशन, जहां पर एक ही स्पीशीज के अंदर डीएनए चेंजेस होने की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन होने की वजह से चेंजेस आने लग गए। अब इसी एग्जाम्पल को, ये माइक्रो एवोल्यूशन कैसे दो डिफरेंट स्पीशीज को जन्म देगी, उसे समझने के लिए हमने इसको एक लार्जर स्केल पर देखा। हमने उसी बुशेस के एग्जाम्पल को किस में पढ़ा, हमने देखा कि अगर वो बुशेस के ऊपर जो बीटल पॉपुलेशन है वो सेपरेट हो रही है और उनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ रहा है, जैसे यहाँ पर रिवर्स की बात की, तो दोनों सब पॉपुलेशंस में एंटायरली डिफरेंट तरीके से नेचुरल सिलेक्शन भी फेवर करेगी और काम करेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक सब पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरी सब पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स के साथ ब्रीड नहीं करेंगे, एंड दिस वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। सो दिस इज हाउ द एवोल्यूशन अकर्स एंड दिस इज हाउ अ न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड, राइट? सो बहुत सारे फैक्टर्स जो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये सभी फैक्टर्स फेवर करते हैं एवोल्यूशन में, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। Now let's have a look at the questions given in your book. So the first question here is, what factors could lead to the rise of a new species? अभी मैंने डिस्कस किए क्या कौन कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं। सबसे पहला तो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि जब जीन फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उस तरह से जीन ड्रिफ्ट होने की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, न्यू पॉपुलेशन, न्यू स्पीशीज अराइज कर सकती हैं। देन नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन फेवरिंग ऑफ सर्टन कैरेक्टर्स, जो बाद में एक न्यू स्पीशीज के मेन कैरेक्टर्स बन सकते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन एक तरीका है, फैक्टर है। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, और फिर जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि न्यू स्पीशीज के बनने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्लियर? तो जब आप इस आंसर को लिखेंगे, इन तीनों फैक्टर्स को एक एक एग्जाम्पल देके, बीटल्स का एग्जाम्पल ही चाहे दे देंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पीसिएशन, formation of species of a new species of a self-pollinating plant species? Why or why not? अब इस क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। Will geographical isolation, यानी कि ज्योग्राफिकली अलग हो जाना, be a major factor in the speciation of a self-pollinating plant species? अब यहाँ पर दिया है self-pollinating plant species. So ऐसी plant species जो कि self pollinate करेगी, अपने ही पौधे पर जो है मेल फीमेल फ्लावर्स में जो है पॉलिनेशन होगी, पार्ट्स में पॉलिनेशन होगी। तो क्या यहाँ पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक मेजर रोल प्ले करेगी? आई डाउट, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज है, सबसे पहली बात तो उनमें वेरिएशंस नहीं आएंगी, और अगर वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट भी हो गए, इस पॉपुलेशन के अंदर चेंज आया है पर ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है, तो इसने तो यहीं पॉलिनेशन करनी है, यहीं पर ही रिप्रोडक्शन करनी है। तो अगर बीच में रिवर आ भी गई है दो सब पॉपुलेशंस में, यहाँ पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक मेजर रोल नहीं प्ले करेगी, राइट? सो यहाँ पर जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं, बट हो सकता है इवेंचुअली नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कुछ रोल प्ले कर पाए। बट व्हेन इट इज अबाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन,
सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहेगा, बिकॉज इन सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज देर इज नो वेरिएशन एंड इवन इफ दे आर ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड बट दे नीड द इंडिविजुअल्स ऑफ देयर पॉपुलेशन ओनली, अपने ही वहां पर सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इतना मायने नहीं रखता इन टर्म्स ऑफ स्पीसिएशन। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पीसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, व्हाई और व्हाई नॉट? यहां पर भी वही बात आ गई। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछ रहे हैं कि क्या वहां पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मायने रखेगा? नहीं, यहाँ पर भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक मेजर फैक्टर का रोल नहीं प्ले करेगा, क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में भी एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, तो पहले ही कोई वेरिएशन नहीं है, और दूसरा वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गए हैं तो उसी कम्युनिटी के अंदर अपनी ही पॉपुलेशन के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई और इंडिविजुअल चाहिए नहीं उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए, मेल फीमेल नहीं होंगे, तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ asexually reproducing organisms। और यही बात सेकंड क्वेश्चन में हमने देखी कि सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज के अंदर भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक मेजर रोल नहीं प्ले करेगा। राइट? तो आई होप अब आपको माइक्रो एवोल्यूशन के बाद स्पीसिएशन टॉपिक समझ आया होगा। हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट तब तक आप यहां तक का चैप्टर जरूर पढ़िए। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।